सबसे पहले बात किसान आंदोलन की। आज किसान आंदोलन को लेकर संयुक्त मोर्चा की बड़ी बैठक है। फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कल हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ किसानों की बैठक बेनतीजा रही। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के किस बयान पर मचा हुआ है सियासी हंगामा, और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर क्या आरोप लगाया है। देश में जारी राजनीतिक घमासान से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 सियासी संग्राम। किसान आंदोलन की आगे की योजना तय करने के लिए आज सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम बैठक होनी है। बैठक में किसान नेता इस बात पर फैसला लेंगे कि एमएसपी पर समिति गठन के लिए केंद्र को 5 नाम भेजे जाएं या नहीं। इसके अलावा बैठक में प्रदर्शनकारी किसानों की बाकी मांगों पर भी चर्चा की जाएगी। शुक्रवार को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से किसानों के साथ करीब 4 घंटे चली बैठक बेनतीजा रही। किसानों पर दर्ज मामले वापस लेने समेत किसानों की मांगों को लेकर हरियाणा सरकार ने किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया था। बैठक के बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि इतनी लंबी बैठक के बाद भी कोई सहमति नहीं बनी और सरकार की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि उनके बयान पर कांग्रेस कार्यकर्ता भी भरोसा नहीं करते, तो भला वो क्या जवाब दें। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किसानों के बहाने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि पूंजीपतियों को देने के लिए सरकार के पास पैसे हैं, लेकिन किसानों के लिए सरकार के पास फंड नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया। मौर्य ने कहा कि 2017 के पहले यूपी में लुंगी छाप और जालीदार टोपी पहने गुंडे ही घूमते थे। इन गुंडों से सबसे ज्यादा त्रस्त व्यापारी थे, लेकिन अब बीजेपी सरकार में व्यापारी सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। मौर्य के मुताबिक अगर गुंडे माफियाओं को एसपी निकाल दे तो एसपी में कुछ भी नहीं बचेगा, और कांग्रेस से अगर भ्रष्टाचारियों को बाहर कर दे तो कांग्रेस में कुछ नहीं बचेगा। वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मरगनी भरत ने एंटी ड्रोन सिस्टम पर सरकार से सवाल पूछा कि क्या भारत के पास ड्रोन के हमलों का मुकाबला करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं है। अगर ये सच है तो इसके पीछे क्या वजह है। सरकार के पास उन देशों का क्या ब्यौरा है जिनके पास दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एंटी ड्रोन सिस्टम है, और क्या सरकार के पास हमारे रक्षा ठिकानों, रक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम हासिल करने का कोई प्रस्ताव है। वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मरगनी भरत के सवाल पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि भारत ने पहले ही स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित कर लिया है। ये सिस्टम दुश्मन के ड्रोन का पता लगाने, ट्रैकिंग, सॉफ्ट किल और हार्ड किल करने में सक्षम है। यूएसए, इजराइल, फ्रांस, यूके और जर्मनी के पास एंटी ड्रोन सिस्टम है। डीआरडीओ डेवलप टेक्नोलॉजी के आधार पर बीईएल को एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए आदेश दिया गया है। यूपीएससी अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा टीवी9 भारतवर्ष पर उठने के बाद इसकी गूंज संसद में भी सुनाई दी। एनसीपी सांसद फौजिया खान ने अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका देने की मांग उठाई, जिसके बाद यूपीएससी अभ्यर्थियों ने कहा कि टीवी9 भारतवर्ष ने सबसे पहले हमारी मांग को उठाया। इसके लिए हम टीवी9 को धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मगा रहा था, टीवी9 भारतवर्ष ऐसे चैनल ने उस विश्वास को फिर से जिंदा कर दिया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने विजय रथ पर सवार होकर झांसी में यूपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार बस नाम और रंग बदलने का काम कर रही है। सरकार ने किसानों को झूठे जुमलों के अलावा कुछ नहीं दिया। इस दौरान अखिलेश ने रोड शो किया और जनसभाओं को संबोधित किया। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नाथ संप्रदाय पर हमला किया और कहा कि नाथ संप्रदाय का ब्राह्मण विरोध का इतिहास रहा है, इसीलिए सीएम योगी ब्राह्मणों पर अत्याचार करते हैं। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि 22 नवंबर को बीजेपी के 1.5 दर्जन मंत्री एसपी गठबंधन में शामिल होने वाले थे, लेकिन अब यह आयोजन आचार संहिता तक टाल दिया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ने कितने देशों में दी दस्तक। ओमिक्रॉन के खिलाफ कौन सी एंटीबॉडी दवा हो सकती है कारगर। हाई रिस्क देशों से आए कितने यात्री हैं कोरोना से संक्रमित। दक्षिण अफ्रीका में एक हफ्ते में कितने केसेस बढ़े। ओमिक्रॉन पर राहत भरी खबर क्या है। दुनिया की सबसे बड़ी महामारी से जुड़ी हर अपडेट देखिए टॉप 9 ओमिक्रॉन अलर्ट में। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब तक 38 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक ये डेल्टा से ज्यादा संक्रामक है। इसे देखते हुए भारत सरकार अलर्ट है। वरिष्ठ भारतीय जीनोम वैज्ञानिकों ने 40 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को कोरोना का बूस्टर डोज देने का सुझाव दिया है, क्योंकि इस आयु वर्ग के लोगों को संक्रमण का ज्यादा खतरा है। इस बीच ब्रिटिश कंपनी जीएसके ने दावा किया है कि उसकी एंटीबॉडी दवा सोट्रोविमैब ओमिक्रॉन के खिलाफ काफी कारगर है। ये 24 घंटों के भीतर हाई रिस्क पेशेंट का खतरा 79% तक कम कर देती है। हालांकि कंपनी ने ये भी कहा कि अभी ये शुरुआती लैब रिसर्च के आंकड़े हैं, अभी इसकी फाइनल तस्वीर सामने नहीं आई है। सरकार के मुताबिक हाई रिस्क वाले देशों से आए 16,000 लोगों का आरटी-पीसीआर टेस्ट हुआ। इनमें से 18 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से पहला ओमिक्रॉन मरीज जो दक्षिण अफ्रीकी नागरिक था देश से फरार हो चुका है। वहीं दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में कल ओमिक्रॉन के 4 अन्य संदिग्ध मरीजों को भर्ती कराया गया है।
महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए एयरपोर्ट पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। हाई रिस्क देशों से मुंबई में अब तक करीब 3,500 यात्री आ चुके हैं। इन पर खास निगरानी रखी जा रही है। अस्पतालों में इलाज के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 16,055 नए केस सामने आए। ये पिछले हफ्ते के मुकाबले 468% ज्यादा हैं। दक्षिण अफ्रीका में ही सबसे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट का केस मिला था। इस बीच ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा है कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले भी ओमिक्रॉन के शिकार हो रहे हैं। वहाँ ओमिक्रॉन से संबंधित आधे से अधिक पेशेंट वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट मैक्सिको भी पहुंच गया है। वहीं कनाडा में नए वेरिएंट के मामले बढ़कर 11 पर पहुंच गए हैं। सभी संक्रमित विदेश यात्रा से आए थे। अमेरिका के 5 राज्यों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। इसे देखते हुए बाइडेन सरकार ने सख्त नियम लागू किया है। अब अमेरिका रवाना होने से 24 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट दिखानी होगी। दुनिया में खतरे की घंटी बने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर WHO ने राहत भरी खबर दी है। कहा अभी ये कंफर्म नहीं है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट लोगों को गंभीर रूप से बीमार करेगा या मौजूद उपाय इस वेरिएंट को मात दे सकते हैं। WHO ने कहा ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद भी डेल्टा के खिलाफ अपनाए गए उपाय जारी रहने चाहिए। वैक्सीनेशन ही कोरोना से लड़ने का सबसे कारगर तरीका है। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 126 करोड़ 55 लाख से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। देश में 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि उसकी प्राथमिकता सबसे पहले देश के सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने की है। देश कोरोना से जंग जीत रहा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इस समय देश में कोरोना के 1 लाख से कम एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना की 10,000 से कम नए केस मिले हैं, लेकिन इस दौरान 14 नवंबर से 13 दिसंबर के बीच करीब 25 लाख शादियां हो रही हैं, जिसमें होने वाली भीड़ ने सरकार और प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आज उत्तराखंड दौरा। पीएम राज्य को देंगे करोड़ों की सौगात। गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर। चक्रवाती तूफान जवाद को लेकर जारी सतर्कता बढ़ी। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में परीक्षा टली और साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज। देश से जुड़ी तमाम अहम खबरें देखिए टॉप 9 राष्ट्र की बात। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तराखंड का दौरा करेंगे और इस दौरान पीएम राज्य में करीब 18,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट और लक्ष्मण झूला के पास पुल का शिलान्यास और व्यासी जल विद्युत परियोजना, हिमालयन कल्चरल सेंटर देहरादून सहित कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन की राजस्थान यात्रा पर पहुंच रहे हैं। अमित शाह जैसलमेर में बीएसएफ जवानों के साथ सीमा पर नाइट पेट्रोलिंग देखेंगे और तनोट माता मंदिर में पूजा भी करेंगे। अमित शाह राहगढ़ क्षेत्र की एक सीमा चौकी पर जवानों के साथ रात बिताएंगे। ये पहला मौका है जब कोई गृह मंत्री पश्चिमी सीमा चौकी पर रात भर रुकेंगे। चक्रवाती तूफान जवाद आज ओडिशा के तट से टकरा सकता है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने 13 जिलों में अलर्ट जारी किया है। साथ ही एनडीआरएफ की 64 टीमों को भी अलर्ट मोड में रखा गया। तूफान के चलते ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में भारी बारिश होगी। इस दौरान 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का पूर्वानुमान जताया गया है। जवाद साइक्लोन के खतरे को देखते हुए आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में नेट और IITF की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। इसके अलावा खतरे को देखते हुए रेलवे ने भी कई ट्रेनें रद्द कर दी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में वॉलंटियर डिवीजन ने जवाद के कहर का सामना करने के लिए अपने पूरे कर्मियों और मशीनरी को तैयार कर लिया है। संसद की लोक लेखा समिति आज अपनी स्थापना का 100वां साल मनाएगी। PAC अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज संसद के सेंट्रल हॉल में 2 दिवसीय शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में राज्यसभा सभापति और लोकसभा अध्यक्ष और देश की सभी विधानसभा के अध्यक्ष हिस्सा लेंगे। कोविड प्रोटोकॉल के चलते कार्यक्रम में विदेशी मेहमान हिस्सा नहीं लेंगे। सरकार ने संसद को सूचित किया है कि कोविड महामारी शुरू होने के बाद रेल टिकटों में दी जाने वाली जो रियायत रोक दी गई थी, फिलहाल उसे बहाल कर पाना व्यावहारिक नहीं है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में राज्यसभा को ये जानकारी दी कि आम लोगों को दी जाने वाली ये सुविधा अब नहीं मिल पाएगी। दिल्ली में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अयोध्या के लिए जत्था रवाना करने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के बहुत सारे बुजुर्ग अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए गए हैं। कोविड की वजह से तीर्थ यात्राएं रुक गई थीं। अब जल्द ही रामेश्वर, हरिद्वार, अजमेर शरीफ, ऋषिकेश और पुरी के लिए भी ट्रेनें जाएंगी। आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका में दिखाई देगा। भारत समेत दक्षिण एशिया में ये दिखाई नहीं देगा। सूर्य ग्रहण दिन में 10:59 से शुरू होकर दोपहर 3:07 पर खत्म होगा। 19 नवंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। मुंबई में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट का आज दूसरा दिन है। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 4 विकेट गंवाकर 221 रन बना लिए। मयंक अग्रवाल 120 रन और रिद्धिमान साहा 25 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। न्यूजीलैंड की तरफ से स्पिनर एजाज पटेल ने 4 विकेट लिए।
कानपुर में एक डॉक्टर ने क्यों किया पत्नी और बच्चों का कत्ल, आगरा में व्यापारी ने क्यों की परिवार के साथ खुदकुशी और कहां कलयुगी बेटे की यातना से गई बुजुर्ग मां की जान। राज्यों की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राज्य विशेष। यूपी के कानपुर में शुक्रवार को ट्रिपल मर्डर के दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। कल्याणपुर इलाके के डिविनिटी अपार्टमेंट में पत्नी और 2 बच्चों के हथौड़े से हत्या कर आरोपी डॉक्टर फरार हो गया। हत्या के बाद आरोपी डॉक्टर ने अपने भाई को मैसेज भी किया। आरोपी सुशील कुमार एक कॉलेज में फोरेंसिक डिपार्टमेंट का हेड है। पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ मामले की जाँच में जुटी है। आगरा के सिकंदरा इलाके में एक परिवार के 3 लोगों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। एक कारोबारी ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ आत्महत्या कर ली। परिवार की एक बेटी की हालत गंभीर है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें उन्होंने अपनी मर्जी से खुदकुशी करने की बात लिखी है। उत्तर प्रदेश के इटावा में नवविवाहिता के साथ शादी की पहली ही रात को नशीली दवा खिलाकर गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता के मुताबिक ससुराल में पति और उसके दोस्तों ने वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों पर रेप के साथ युवती के साथ मारपीट का भी आरोप है। पीड़ित का गंभीर हालात में इलाज चल रहा है। आरोपी फरार है और पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक कलयुगी बेटे ने मां के साथ यातना की सभी सीमा पार कर दी। बेटे ने कमरे में बंद कर मां को बेहद प्रताड़ित किया। करीब 20 दिन बाद पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने बुजुर्ग महिला को जिला अस्पताल भेजा, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस अब आरोपी बेटे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल में शुक्रवार को यूनियन कार्बाइड गैस कांड की 37वीं बरसी मनाई गई। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भोपाल गैस कांड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और प्रार्थना सभा में शामिल हुए। त्रासदी में प्रभावित कई परिवारों को इतने साल गुजरने के बाद भी इंसाफ का इंतजार है। भोपाल गैस कांड में हजारों लोगों की मौत हुई थी। मध्य प्रदेश में आर्थिक अपराध शाखा की 6 टीमों ने एमपी एग्रो के धार जिला प्रबंधक रमेश चंद्र रूपरिया के इंदौर, धार और भोपाल के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ईओडब्ल्यू को 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। छापेमारी की कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश की कोतवाली सेक्टर 58 पुलिस ने ऐप पर क्रिकेट मैच दिखाकर ऑनलाइन सट्टा लगवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया और गैंग के सरगना समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गैंग के पास से 4.5 लाख रुपए, कई बैंक के 26 एटीएम कार्ड, 6 मोबाइल, 9 फर्जी आधार कार्ड और सट्टे से संबंधित प्रिंट आउट बरामद किए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में जम्मू कश्मीर पुलिस की वजह से अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने यहां फायरिंग की और आंसू गैस के गोले भी दागे। एक नाबालिग लड़की को बरामद करने चंबा आई जम्मू कश्मीर पुलिस पर स्थानीय लोगों ने तानाशाही का आरोप लगाया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अब इस मामले की प्रशासनिक स्तर पर भी जांच की जाएगी। राजस्थान के सवाई माधोपुर में होने जा रही एक्टर विकी कौशल और एक्ट्रेस कटरीना कैफ की शादी को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। सुरक्षा समेत कई मुद्दों को लेकर प्रशासन भी बंदोबस्त में जुटी है। विकी कौशल और कटरीना राजस्थान के 700 साल पुराने किले में फेरे लेंगे। शुक्रवार को जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन की अध्यक्षता में बैठक कर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की गई। जल, थल और जमीन में कहां सामने आई इमरान की साजिश। भारतीय समुद्र में क्यों घुसे 18 पाकिस्तानी। दूतावास के कर्मचारियों ने कैसे खोली इमरान सरकार की पोल। पाकिस्तानी आग से कैसे झुलसा श्रीलंका और चीनी साजिश से निपटने की क्या है भारत की नई तैयारी। दुश्मन देशों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए देखिए टॉप 9 चीन पाक साजिश। भारत के खिलाफ पाकिस्तान जमीन से लेकर आसमान तक साजिशों का मकड़जाल बुनता रहा है। ये नजारा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे आसमान का है। यहाँ संदिग्ध लाइट दिखने के बाद बीएसएफ के जवान अलर्ट हो गए हैं और पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार पाकिस्तान किस नापाक हरकत को अंजाम देने की फिराक में है। गुजरात में ओखा के पास भारतीय समुद्र क्षेत्र में भी पाकिस्तान की साजिश सामने आई है। भारतीय कोस्ट गार्ड ने मछली पकड़ने वाली नौका पर सवार 18 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग मछली पकड़ने वाली 2 बोट में सवार थे। कोस्ट गार्ड के जवानों ने पाकिस्तानी बोट जब्त कर ली है और पाकिस्तानियों से पूछताछ कर रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने वाली एक और पाकिस्तानी साजिश नाकाम कर दी गई। आतंकियों ने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हाईवे पर लगाई गई आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। दहशतगर्दों ने सड़क किनारे 2 किलो आईईडी लगाई थी, जिसे बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी ने समय रहते बरामद कर लिया। खस्ता हाल पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की उनके ही अफसरों ने फजीहत कर दी। सर्बिया में पाकिस्तानी एम्बेसी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें महंगाई को लेकर इमरान खान पर तंज कसा। पूछा, 3 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली, क्या यही नया पाकिस्तान है। इसके बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने सफाई दी, उनका अकाउंट हैक कर लिया गया था। इमरान खान के नए पाकिस्तान की दंगाई भीड़ ने श्रीलंकाई कारखाने के मैनेजर को सियालकोट में जिंदा जला दिया। ईश निंदा के आरोप में फैक्ट्री के लोगों ने पहले उन्हें पीट कर अधमरा कर दिया, इसके बाद शरीर में आग लगा दी। हैरानी इस बात की है कि दिल दहला देने वाली इस वारदात पर उपद्रवी भीड़ जश्न मना रही थी।
दुनिया भर में निंदा के बाद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भी इस घटना पर शोक जताया। इमरान ने एक ट्वीट में लिखा, सियालकोट में फैक्ट्री पर भीषण हमले और श्रीलंकाई मैनेजर को जिंदा जलाना पाकिस्तान के लिए शर्म का दिन है। मैं जांच की निगरानी कर रहा हूं और कोई गलती नहीं होने दूंगा। सभी जिम्मेदार लोगों को कानून की पूरी गंभीरता से दंडित किया जाएगा। गिरफ्तारियां जारी हैं। अफगानिस्तान को मानवीय आधार पर दिए जाने वाले भारतीय गेहूं के रास्ते पर पाकिस्तान ने एक बार फिर पलटी मारी। उसने वाघा बॉर्डर के जरिए अफगान ट्रकों से 50,000 मीट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान पहुंचाने की इजाजत दे दी। इससे पहले उसने कई शर्तें रखी थी। वो अपने ट्रकों के जरिए भारतीय गेहूं को अफगानिस्तान पहुंचाने की बात कर रहा था, जिसे भारत ने इनकार कर दिया था। हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी नौसेना की साजिश पर भारत की पैनी नजर है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा है कि भारतीय नौसेना हर खतरे से निपटने में सक्षम है। भारत ने चीन की चुनौती से निपटने के लिए 10 साल का रोड मैप तैयार किया। हमारे पास जल्द ही हवा और पानी के अंदर चलने वाली स्वदेशी मानव रहित प्रणालियां होंगी। चीन की साजिशों को नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह अलर्ट है। अब चीन की भाषा मंदारिन को आर्मी कैडेट कॉलेज के कोर्स में पढ़ाया जाएगा। इससे भारत चीन सीमा पर अक्सर होने वाले सैन्य विवाद के दौरान उनकी साजिश का आसानी से जानकारी हो सकेगी और आपसी विवाद भी सुलझाने में मदद मिलेगी। आसमान में क्यों आमने सामने आए अमेरिका और रूस? यूएई ने फ्रांस से कितने राफेल विमान खरीदने का सौदा किया? और परमाणु मुद्दे पर ईरान और अमेरिका में तनाव बढ़ा। ग्लोबल टेंशन से जुड़ी दुनिया की सभी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। ब्लैक सी में रूस और अमेरिका के विमान एक बार फिर आमने सामने आ गए। रूस ने कहा है कि उसके लड़ाकू विमानों ने ब्लैक सी के आसमान से अमेरिकी टोही विमानों को खदेड़ दिया। इस दौरान उसके बीच झड़प भी हुई। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसके Su-27 और Su-30 विमानों ने अमेरिकी टोही विमानों को खदेड़ा। दुनिया भर में जारी युद्ध के माहौल के बीच फ्रांस और यूएई के बीच बड़ा रक्षा समझौता हुआ है। यूएई ने फ्रांस से $19 अरब से ज्यादा के सैन्य सौदे पर मुहर लगाई है। यूएई फ्रांस से 80 राफेल लड़ाकू विमान और 12 सैन्य हेलीकॉप्टर खरीदेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो इस समय यूएई के दौरे पर हैं। अमेरिका ने कहा है कि ईरान ने परमाणु मुद्दे पर बात के लिए कोई ठोस प्रस्ताव नहीं दिया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ईरान JCPOA के समझौते को पूरा करने के बारे में गंभीर नहीं है। वियना बातचीत के बाद भी न्यूक्लियर मुद्दे पर किसी समझौते की उम्मीद नहीं है। परमाणु समझौते पर बात के बीच ईरान ने अमेरिका को ओपन वार्निंग देकर तनाव बढ़ा दिया है। ईरानी कुछ फोर्स के कमांडर ने कहा है कि ईरान के खिलाफ कदम उठाए तो अमेरिका को कुचल देंगे। ईरान के मुताबिक वह वक्त बीत गया जब अमेरिका कुछ भी कर सकता था। उत्तरी इराक के एक गांव में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने हमला कर दिया। इसमें कम से कम 13 लोग मारे गए। मृतकों में 10 कुर्द सैनिक और 3 ग्रामीण हैं। ये हमला मखमौर क्षेत्र में हुआ था, जो इस्लामिक स्टेट की करतूत का केंद्र है। इस इलाके में अक्सर ही कुर्द इराकी बलों और नागरिकों के खिलाफ हमले होते आए हैं। चीनी सेना ने अपने ग्राउंड फोर्स के युद्धाभ्यास का वीडियो जारी किया है। इसमें छोटे छोटे गाड़ियों पर सवार जवान जमीन पर युद्धाभ्यास करते दिख रहे हैं। इस युद्धाभ्यास के दौरान PLA एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी ग्राउंड फोर्स की मदद करते दिखे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने चीन के उस दावे की पोल खोल दी है जिसमें चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में खुद को अमेरिका से आगे बताया था। पुतिन के मुताबिक चीन नहीं बल्कि अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में आगे है। चीन सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहा है। स्पेन में पिछले करीब 2 महीने से जारी ज्वालामुखी विस्फोट का कहर और बढ़ गया है। इससे निकल रहे लावा की रफ्तार तेज हो गई है। आसमान से ली गई तस्वीरों में लावा के वेग के साथ एक बड़ी चट्टान बहती नजर आ रही है। ज्वालामुखी से लगातार निकल रहे गर्म लावा की वजह से अब तक करीब 1,500 बिल्डिंग्स जलकर खाक हो चुकी हैं। अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन के मुद्दे पर रूस पर निशाना साधा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक सम्मेलन में कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता के हर हाल में रक्षा करेंगे। यूक्रेन से सटी सीमा पर रूसी सैनिकों के जमावड़े को लेकर अमेरिका और रूस में इस समय काफी तनाव है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।